हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो आपका है ये वाला, जो आपकी एक्सरसाइज है 10th क्लास की 2023-24 के न्यू सिलेबस के अनुसार। चैप्टर नंबर 6 है ये ट्राइंगल्स। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता है और थेल्स प्रमेय भी या थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो थेल्स थ्योरम में हमने आपको बताया था कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को अलग अलग या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई लाइन या रेखा खींची जाती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान रूप में या समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय के रूप में। और हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की जो एक भुजा है उसके समांतर कोई जो लाइन होती है वह क्या करती है, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई एक रेखा अन्य अन्य बिंदु यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि कोई रेखा त्रिभुज को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ध्यान से देखिए, थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है तो वह रेखा दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये तो हो गया थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कि त्रिभुज में कोई रेखा उसे दो अलग अलग भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद करने के साथ साथ उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, ये हमने थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का अपोजिट आपको पहले बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम थेल्स थ्योरम पर आधारित इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के पैरेलल हो तो दर्शाइए कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। ये जो रिजल्ट दिया हुआ है ये इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर शो हो रहा है और इस लैंग्वेज के माध्यम से भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने देखा था कि हमने थेल्स थ्योरम में 6 रिजल्ट देखे थे। कौन कौन से देखे थे? पहला रिजल्ट ये हो जाता है कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये D है B नहीं है। देखिए ये हमने D बनाया है यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट है अपना D, ये देखिए D, तो जाएगा AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब फिर इसका उल्टा कर देंगे कि BD अपॉन DA बराबर CE अपॉन EA। इसी प्रकार सेकंड रिजल्ट है हमारा कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। और थर्ड रिजल्ट हो जाएगा AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE। इस प्रकार इन तीनों रिजल्टों के जब हम अपोजिट करेंगे तो हमें 6 रिजल्ट प्राप्त होंगे। उन 6 रिजल्टों को हमें क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार उपयोग में लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें ये शो करना है कि AD अपॉन AB यानी कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, यानी छोटा वाला पार्ट लिया है फिर पूरा वाला पार्ट लिया है और उसका अनुपात हमें निकालना है। अब ये उन 6 रिजल्टों में से एक रिजल्ट है जो अभी बताए थे।
और वे 6 रिजल्ट अभी मैं यहाँ ये सिद्ध करने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा कि थेल्स थ्योरम के जो 6 रिजल्ट निकल कर आते हैं इसके कौन कौन से आते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि यहाँ पर DE समांतर है BC के, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भुजा BC के समांतर है। कौन? ये D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर है। कौन सी रेखा? ये यदि कोई रेखा कौन सी हो जाएगी? DE रेखा BC के समांतर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम आंसर के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो DE रेखा है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। इसके बाद हम लिखते हैं थेल्स थ्योरम से कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं AD अपॉन DB बराबर हो जाता है AE अपॉन EC। देखिए ये हमारा कौन से? थेल्स थ्योरम से हो जाता है, थेल्स थ्योरम से हमने किया है कि इस प्रकार ये होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो थेल्स पर में होती है वो कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर उसके अलग अलग दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक लाइन या रेखा खींची जाती है तो वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसके अनुसार हमने ये समान अनुपात में AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है, तो हमने बताया था कि हमें 6 रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उनमें से ये एक रिजल्ट है और इसका विपरीत भी सही होगा। जैसे हम 2/3 लिखते हैं उधर भी 2/3 लिखते हैं, तो 3/2 लिखेंगे तो वो भी तो बराबर ही होगा। इनकी अनुपात को जब हम उल्टा करते हैं तब भी वो बराबर ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका विपरीत कर देते हैं कि DB अपॉन AD बराबर हो जाता है EC अपॉन AE। इसके बाद हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों यानी RHS और LHS में एक जोड़ने पर दोनों में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, क्योंकि एक एक जोड़ते हैं। जब हम LHS और RHS में समान संख्या को घटाते हैं या समान संख्या को जोड़ते हैं तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारे क्वेश्चन का दी गई रूपरेखा का हमारा मैनेजमेंट उसमें सही ढंग से हो जाता है, ताकि हम उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन सही ढंग से निकाल सकें। तो हम इसमें एक एक जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम DB अपॉन AD इसमें पूरे में एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक जोड़ दिया है हमने। इसी प्रकार बराबर में EC अपॉन AE और इस वाले पक्ष में भी हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया है। अब हम इसका LCM ले लेते हैं। इसका LCM आता है AD से AD कट जाता है, यहाँ पर DB बच जाता है प्लस का चिन्ह। अब हम यहाँ पर एक मान के इसमें भाग देंगे तो एक में AD का भाग एक AD बार जाएगा और एक AD को एक से गुणा करेंगे तो AD ही आ जाएगा। और यहाँ पर बराबर में जब हम AE क्या ले लेते हैं? LCM ले लेते हैं इधर। और देखिए ध्यान से यहाँ पर अब AE का भाग AE में एक बार गया और इसको एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ पर कितना? AE हो जाएगा। क्यों हो जाएगा AE? क्योंकि इसके नीचे हम एक मानकर यदि चलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक भी लिख देता हूँ कि 1/1, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ भी एक लिख देता हूँ। एक में जब AE का भाग देंगे तो AE बार जाएगा, AE को एक से गुणा करेंगे तो AE आएगा। इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है क्या? यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इस प्रकार हमारा ये बन जाता है DB प्लस AD। ध्यान से देखिए कि DB और AD, देखिए DB और AD यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में अनुपात में है। हम तो कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ा गया है, यानी DB प्लस AD
डीबी में एडी जोड़ा गया है तो पूरा क्या कहलाएगा, एबी। तो हम सीधा नाम लिख देते हैं उसका पूरा एबी, तो ये हो जाएगा एबी। और नीचे अपना क्या है, एडी है ही, बराबर ये है ईसी प्लस एई। तो देखिए ईसी यहाँ तक है और एई यहाँ तक है, ध्यान से देखिए ईसी प्लस एई, यानी ईसी प्लस एई इन दोनों को जोड़ा गया तो पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एसी, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसे नाम दे देते हैं ए सी अपॉन नीचे एई है। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब हमें क्या चाहिए, एडी अपॉन ए बी, लेकिन ये क्या है, ए बी अपॉन ए डी। हमें क्या चाहिए, ए अपॉन ए सी, क्योंकि इसको भी हमें माइंड में अटेंशन करते हुए, ध्यान रखते हुए चलना होगा कि हमें शो क्या करना है, क्या हमें दर्शाना है। तो हमें ये वाला दर्शाना है, जबकि हमें इसका उल्टा आ रहा है। तो हम इसको पलट देते हैं, क्योंकि पलटना इसके रूप में लिखा हुआ है, पलटना इसके रिजल्ट में है, पलटना इसकी प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, क्योंकि पलटने पर हमारा 6 रिजल्टों में से एक रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। हमने इसके 3 मेन रिजल्ट बताए थे और उनको पलटने पर हमने ये रिजल्ट बताए थे। तो यदि हम रेशो को पलट देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशो वही रहता है। तो देखिए जब हम ए बी अपॉन ए डी को ए डी अपॉन ए बी लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको पलट देता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ ए डी और नीचे लिख देता हूँ क्या, ए बी। इसी प्रकार इधर ए ई को ऊपर ले जाता हूँ मैं और ए सी को नीचे ले आता हूँ, और ये हमारा कंप्लीटली क्या हो जाता है, हेंस प्रूफ, यानी सिद्ध हो जाता है। ये हमारा एचपी यानी कि हेंस प्रूफ हो चुका है, इति सिद्धम। देखिए यहाँ पर एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी हमने यहाँ पर शो कर दिया है, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीटली शो हो चुका है कि जो हमें एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या करना था, शो करना था। ये हमारा हल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था जो हमने आपको कंप्लीटली करके बता दिया है। अब इसको ध्यान से एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें क्या था और क्या नहीं था। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज, यहाँ से इधर से बताते हैं हम आपको कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई रेखा है, इसकी भुजाएं ए बी और ए सी, इनको ये प्रतिच्छेद कर रही है डी और ई पर। देखिए क्रम से का मतलब होता है पहले डी पर करेगी उसके बाद ई पर करेगी, तो क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो। ये कहा गया है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। समांतर का मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान होगा हमेशा, इसको इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। अब देखिए ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है कि रेखा जो डी है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब हमने जिसको इसके समांतर दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है, तो हमने थेल्सपिर में जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित कर लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया, क्योंकि जब हम एक जोड़ेंगे तो हमारा मैनेजमेंट ढंग से हो जाएगा। एक जोड़ करके एलसीएम लेकर के हमारा ये पूरी तरह से यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें तो ये समझ में नहीं आया है कि आपने ये उल्टा सीधा कैसे कर दिया। यहाँ पर ए डी अपन डी भी था, यहाँ पर भी आपने ये इसको उल्टा किया था, और एक बार यहाँ पर भी उसे पलट दिया था, यहाँ पर ये आया था आपने ये पलट दिया। तो पलटने का सिस्टम क्या है, तो देखिए थ्योरम जो 6.1 थी, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज थेल्स थ्योरम, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। उसके हमने आपको 6 रिजल्ट बताए थे, और वो 6 रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा से। ये हमारा पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन हम 6 रिजल्ट यहाँ पर लिख देते हैं, वो अलग से यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि पहले हमने लिखाए नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर जब हम 6 रिजल्ट लिखते हैं तो 3 रिजल्ट मैं यहाँ पर और 3 इधर लिख देता हूँ। तो पहला रिजल्ट हो जाएगा हमारा एडी, फर्स्ट हो जाएगा हमारा एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाता है ए अपॉन
EC। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। और सेकंड रिजल्ट हमारा हो जाता है AD अपॉन AB बराबर, उधर हो जाएगा AE अपॉन AC। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट हमारा हो जाता है AB अपॉन, यहां से लिया AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, और ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो थर्ड रिजल्ट हमारा होगा, देखिए पहले हम इनका यहाँ पर उल्टा लिख लेते हैं ताकि ये साथ के साथ क्लियर होता जाए। यहाँ पर लिखेंगे हम DB अपॉन AD, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं DB अपॉन AD बराबर हो जाएगा EC अपॉन AE। ये हमारे फर्स्ट रिजल्ट का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट ये है हमारा, और इसको हम क्या नाम देते थे, सेकंड दे देते हैं, और यहाँ वाले को थर्ड देंगे, और इस वाले को हम अलग से चौथा नाम दे देंगे। इसका उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा AB अपॉन AD बराबर हो जाएगा AC अपॉन AE। अब हमारा एक बचा हुआ है, वो है थर्ड नंबर का। देखिए वो रिजल्ट हमारा क्या है। हमने कर लिया कि AD ले लिया है, सबसे पहले AD ले लिया, और हमने A और B ले लिया। अब हम DB ले लेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेंगे DB अपॉन AB, DB अपॉन AB बराबर हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पर DB लिया था, उधर हम लेंगे EC अपॉन AC, और इसका उल्टा हो जाएगा AB अपॉन DB बराबर हो जाएगा क्या, AC अपॉन EC। इस प्रकार से हमारे ये 3 के बाद ये चौथा है, पांचवा है, और ये हमारा छठा रिजल्ट प्राप्त हो गए हैं। ये हमारे 6 रिजल्ट इस प्रकार से इसमें प्राप्त होंगे जो थेल्स थ्योरम के अंतर्गत हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमारे 6 रिजल्ट हैं। इनको हम कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला रिजल्ट हमने आपको बताया कि पहला रिजल्ट ये है इसमें कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। दूसरा रिजल्ट है AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। तीसरा रिजल्ट है कि DB अपॉन AB बराबर EC अपॉन AC। और इन तीनों का इधर उल्टा कर देंगे तो इस प्रकार से हमें 6 रिजल्ट यहाँ पर निकल कर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कीजिए। अच्छी तरह का मतलब है कि लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, और इसको ध्यान से देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई है। इससे पहले हमने आपको थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों बताए थे, और ये क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। ये हमने आपको इसमें एक्स्ट्रा बताया है। ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट था ये इतना ही था, यहाँ पर हेंस प्रूफ हो चुका था ये, लेकिन ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया था क्योंकि थेल्स थ्योरम के समय हमने आपको ये 6 रिजल्ट नहीं बताए थे, तो अब यहाँ पर हमने ये बता दिए हैं, और ये सारे रिजल्ट इसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमने इसका उल्टा कैसे किया। जैसे AD अपॉन DB तो को हमने DB अपॉन AD कर दिया था, वो हमने यहीं से किया था। देखिए AD अपॉन DB, AD DB ये रहा, AE EC ये रहा, इधर जब उसका उल्टा करेंगे तो DB अपॉन AD, ये हमारा इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, कक्षा 10th का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 23-24। देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, और सॉरी असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। तो सो दैट यानी सिद्ध करो कि AE अपॉन AD, AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। और जो कैपिटल वाली बुक है उसमें यहाँ पर गलत लिखा हुआ है,
तो उसे सही कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में वहां पर हुई है, इससे हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है और हमने क्या किया है कि ए को यहाँ पर सी से मिला दिया है, इस तरह से हमें जी बिंदु प्राप्त हुआ है। हमने ए को सी से क्यों मिलाया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी आपको ट्रेपीजियम दिखे, समलंब चतुर्भुज दिखे, आपको उसमें डायगोनल को शो कर देना है ताकि उसमें दो ट्रायंगल बन जाएं और वो इजीली हम उसे सरल कर सकें। देखिए यहाँ पर हमने ए को सी से मिला दिया, जी बिंदु प्राप्त हुआ है और हमारा ए डी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है, उधर हमारा ए बी सी ये दो त्रिभुज हमें प्राप्त हुए हैं। और हमें क्वेश्चन में यानी प्रश्न में बताया गया है कि ए बी रेखा समांतर है ई एफ के। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ए बी डी सी के समांतर है और ए बी किसके समांतर है, ई एफ के। यानी ए बी ई एफ के समांतर यदि है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इस वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय वाला रूल्स लगा देंगे। उसके जो भी रिजल्ट आए थे उसके हमने 6 रिजल्ट निकाले थे, उसमें से अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन जो भी रिजल्ट यहाँ पर लगेगा हम उसे लगाएंगे। इसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो ये एडीसी एक त्रिभुज है, तो क्या ईएफ भी समांतर है डीसी के? हाँ, क्योंकि जब ए बी समांतर है ई एफ के और ए बी समांतर है डी सी के, तो जब एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो ई एफ भी समांतर होगा डी सी के। ठीक है, ई एफ भी समांतर होगा डी सी के, तो इस प्रकार ये समांतर दो रेखाएं हो जाएंगी और ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ये एक त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें भी हम थेल्स प्रमेय वाला एक रिजल्ट यहाँ पर लगा देंगे और दोनों रिजल्टों को लगाकर समीकरण 1 और 2 हमारे जब बनेंगे तो उनसे हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए और बने रहिए। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या किया है। तो ये इतना फिगर हमें ए बी सी डी नाम का एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें ई एफ ए बी के समांतर है, पैरेलल है, और ए बी डी सी के पैरेलल है। तो ऑलरेडी यानी कि अपने आप ये क्या हो जाएगी, ए बी डी सी के समांतर हो जाएगी, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने सबसे पहले ए को सी से मिलाया और बिंदु प्राप्त किया जी। देखिए हमने ए को सी से मिलाया तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख देते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया है, ए को बिंदु ए को हमने किससे मिलाया है, ए को सी से मिलाया, ए को हमने किससे मिलाया, सी से मिलाया, और बिंदु जी हमें प्राप्त हुआ। बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, जी। बिंदु जी हमें प्राप्त हुआ है जब हमने ए को किससे मिलाया, सी से मिलाया, और ए को सी से मिलाने पर एबीसीडी का ये डायगोनल बन जाता है और एबीसीडी हमारा एक ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने ए को सी से उधर मिला दिया है। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर है डी सी के, यानी ए से बी तक की जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी हमारी पैरेलल है किसके, डी सी के, जो कि हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें ये भी दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, ये देखो ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के भी पैरेलल है। तो क्या इसलिए हम लिखेंगे कि ई एफ भी किसके क्या होगी, इसलिए अतः लिख देंगे अतः ई एफ भी पैरेलल है किसके, डी सी के। क्यों, तो हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे क्यों का कि एक ही रेखा के समांतर हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक ही
एक ही रेखा एक ही रेखा के समांतर एक ही रेखा के समांतर रेखाएं एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, म्यूचुअली पैरेलल। यानी कि एक ही रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो ए बी ई एफ के समांतर होगी, ई एफ डी सी के समांतर होगी, और ई एफ डी सी के समांतर ऑलरेडी है ही। तो हमने यहाँ पर इसका कारण भी लिख दिया है कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं एक ही रेखा के समांतर जो रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर होती हैं, या एक ही रेखा के समांतर या रेखा के एक ही और जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज एडीसी से हमें क्या प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज एडीसी से। अब त्रिभुज एडीसी में हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स जो थ्योरम थी जिसे हम समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उसका जब हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो एडीसी में उसका हम सबसे पहले प्रयोग कर लेते हैं। और अब हमको ये पता लग गया है कि ईजी मतलब ईएफ जो समांतर डीसी के हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ईजी समांतर है किसके? ईजी समांतर है किसके? डीसी के। ईजी समांतर किसके हैं? डीसी के हैं। इस प्रकार हम इसमें थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एई हमारा हो जाएगा एई अपॉन ईडी। एई अपॉन ईडी बराबर हो जाता है हमारा एजी अपॉन जीसी। ये किससे है? ये हमारा थेल्स थ्योरम से हमने किया है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये हमने लिख दिया है कि थेल्स प्रमेय से इस प्रकार के जो समांतर रेखाएं होती हैं, या ये इन दोनों भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करती है। हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा है और वो रेखा दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इस कारण हमने ये लिख दिया है। अब हम इधर यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी से। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी से हमने एडीसी से जो रिजल्ट देखा था वो हमारा ये आया है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में AB समांतर है किसके? जीएफ के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर है किसके? जीएफ के। और इससे हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये होगा कि AG अपॉन GC। देखिए AG अपॉन GC, AG अपॉन GC बराबर है हमारा BF अपॉन FC। AG अपॉन GC BF अपॉन FC, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इस प्रकार से इन दोनों समांतर रेखाओं के ये समान अनुपात में दोनों क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो यहाँ भी हमारा AG अपॉन GC आ रहा है और यहाँ भी हमारा AG अपॉन GC आ रहा है। तो इससे हम नाम दे देंगे 1 और इसे नाम दे देंगे 2। तो समीकरण 1 और 2 से जब हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए AG अपॉन GC और AG अपॉन GC दोनों में है, तो हम इसको क्या कर देंगे? AG अपॉन GC बराबर BF अपॉन FC मान लेंगे। तो AG अपॉन GC यहाँ से हट जाएगा और BF अपॉन FC यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा AE अपॉन ED बराबर हो जाता है AG अपॉन GC। AG अपॉन GC किसके बराबर है? BF अपॉन FC के। यानी AG और GC का जो मान है वो हम इसके बराबर मान सकते हैं। तो जब इसको इसके बराबर मान सकते हैं तो इसको हटाने में क्या दिक्कत है? AG और GC को हटा के इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा और AG और GC की जगह BF अपॉन क्या आ जाएगा?
एफ सी आ जाएगा। तो ये बी एफ अपॉन एफ सी हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, दिमाग पर जोर डालिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ए अपॉन ई डी, सेम यहीं पर लिखा हुआ है ए अपॉन ई डी बराबर बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। और हमारा ये सिद्ध हो चुका है, और ये क्या हो चुका है, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ये हमारा एच पी यानी कि हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीटली। ये हमने आपको करके बता दिया है कि किस प्रकार हम इसे सिद्ध करेंगे, और आपने अच्छे से देख लिया है, ध्यान से देख लिया है कि इसको हमने किस प्रकार से कंप्लीटली यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया है या फिर प्रूव करके दिखाया है। एक बार इसे हम आपको फिर पुनः रिपीट करा देते हैं ताकि आपकी मेमोरी में ये सही ढंग से बैठ जाए और आप इसे एग्जाम तक ना भूलें। तो ध्यान से देखिए, इधर नज़र लगा के कि उस एग्जाम्पल 2 है जो कक्षा 10 का है, चैप्टर है ट्राइंगल्स और चैप्टर 6 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि जो एग्जाम्पल 2 है यहाँ पर एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ए बी भुजा डीसी के समांतर है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी, वो कह रहा है कि असमांतर भुजाओं, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि ये असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ, ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ बिंदु इस प्रकार हैं कि ई एफ भुजा, ई एफ जो भुजा है वो किसके समांतर है, ई एफ भुजा समांतर है ए बी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ए को सी से मिला लिया, इससे हमारे दो त्रिभुज प्राप्त हो गए ए डी सी और ए बी सी, और इन दोनों त्रिभुजों पर हमने थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके और क्या कर दिया है, सिद्ध करके बता दिया है। हमने एक काम और किया था कि ए बी समांतर ई एफ है तो ई एफ समांतर डी सी होगी, क्योंकि एक रेखा के हमने क्या बताया था आपको कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए ई एफ भी डी सी के समांतर होगी। और इस प्रकार हमने थेल्स थ्योरम का यूज करके समीकरण 1 और 2 से कंप्लीटली बता दिया है कि ये जो है सिद्ध इस प्रकार से होगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, हम आपको पढ़ाएंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है वो है कि आकृति में पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर, यानी पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। तो ये आपको कहीं पर सुना हुआ दिखा हुआ लगना चाहिए अवश्य ही, यदि आप डेली ढंग से पढ़ते हो और रेगुलर पढ़ते हो तो। और दर्शाइए कि सो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए आइसोसेलिस ट्राइंगल, कि ये जो है ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर हम इसको किस तरह से बताते हैं, और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, यानी ये एस कोण आर के बराबर यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो अब ध्यान से इसमें देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें दिया गया है। तो जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है कि पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर दिया हुआ है पी टी अपॉन टी आर। ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एस टी और क्यू आर, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो आपको याद होगा और हमने आपको बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है।
वो ये होती है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई एक रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं के उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पर ये समान अनुपात में विभाजित करना हमें दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि एस टी और क्यू आर के क्या है, समांतर है। क्योंकि इस तरह का जब हमें मिलता है तो हम थ्योरम थेल्स थ्योरम का विपरीत यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है कि कोई एक रेखा जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एस टी कोई रेखा है जो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में इधर विभाजित कर रही है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के। और ये हम प्रमेय 6.2 से याद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के। कहाँ से, ये हमने देखा है और समझा है प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का उल्टा है। यानी कि जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए ये यहाँ पर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, इतने इतने। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ इसके समांतर हो चुकी है, हमने इसे 6.2 थ्योरम से कंप्लीट कर लिया है कि एस टी क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी। अब जब हम देखते हैं कि एस टी वाली लाइन क्यू आर के समांतर है, तो हमने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रियक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि त्रिभुज पी एस टी और पी क्यू आर में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर के। और ये कहाँ से लिखा है हमने, ये लिखा है क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, इनको त्रियक रेखा एस क्यू काट रही है, इनको आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ये बढ़ जाएंगी। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों कोण बराबर हो गए। और हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, ये हमें दिया गया है, यानी कि ये गिवन है। ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 1 और 2 से जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण एस कोण क्यू के बराबर है। कोण एस कोण क्यू के बराबर है, यानी इसके बराबर ये वाला कोण होगा। और वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोण एस कोण आर के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। अब दोनों 50-50 हुए ना, यानी कि समझने के लिए बता रहा हूँ 50। तो फिर ये समान है और ये समान है, तो फिर ये भी इसके समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण पी क्यू आर समान है पी आर क्यू के। तो देखिए कोण पी क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर है कोण किसके, पी आर क्यू के। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने किस प्रकार किया है, क्योंकि ये हमने 1 व 2 से किया है, 1 व 2 से, 1 व 2 से हमने ये बराबर कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर आप देखोगे कि पी क्यू आर क्यों लिखा है, क्योंकि हम कोण को हमेशा बीच में लेते हैं। जैसे हमने पी क्यू आर, जैसे सपोज करो इस वाले कोण का नाम देना है एस का, तो हम कैसे देंगे, पी
एस टी, मतलब हमें जिस पर कोण बना हुआ है उसे हमेशा बीच में लेना होता है। जैसे हमें इस आर और क्यू की बात करनी है तो या तो हम क्यू आर पी लिखेंगे या पी आर क्यू लिखेंगे, आर हमेशा बीच में रहना चाहिए। और हमें जब क्यू का नाम लिखना है तो या तो पी क्यू आर लिखेंगे या क्यू आर पी लिखेंगे, या तो पी क्यू आर लिखेंगे या आर क्यू पी लिखेंगे, यानी क्यू हमेशा बीच में होना चाहिए। तो देखिए पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आर क्यू पी बराबर है किसके, क्यू आर पी के, और क्यू और आर दोनों हमेशा बीच में है। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोण समान है, ये कोण समान है, तो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। देखिए ये समान कोण है, आर जितना होगा उतना क्यू होगा, दोनों कोण समान है, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी क्यू की सम्मुख भुजा पी आर है और आर की सम्मुख भुजा पी क्यू है, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समान कोणों की, यहाँ पर लिखेंगे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है उनके सामने, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जब समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, यानी पी क्यू बराबर पी आर हो गया, और हमें यही तो सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, तो एक भुजा पी क्यू हो गई और एक भुजा पी आर हो गई, बाकी तो कुछ भी हो, हमें तो यही सिद्ध करना था कि सम यानी समान, द्वि यानी दो, और बाहु यानी भुजाएं, तो दो भुजाएं जिसमें समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इजीली कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक आइसोसेलेस यानी पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम कह सकते हैं कि एक जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर वो एक समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम कह सकते हैं। और हमने ये अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है और किस कारण से है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमने आपको इस वाले पार्ट में तीनों एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझा दिए हैं, और इन तीनों एग्जाम्पलों को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो आपका चैप्टर है 6 ट्राइंगल्स उसके हैं, त्रिभुज जो कक्षा 10th का है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। तो ये अच्छी तरह से आप यहाँ पर समझ लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।